हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे जिसका नाम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। यानी कि हम इस चैप्टर में ये जानने वाले हैं कि जो हमारे टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी में, वहाँ पर जो लाइफस्टाइल होता है या वहाँ पर जो भी लाइफ होती है वो किस तरीके से जी जाती है, या कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेजिटेशन है, फ्लोरा एंड फौना है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरीज की। सो बेसिकली जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका होते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसको नाम दिया गया है प्रेरीज का। ठीक है, ये एक ऐसा रीजन है जो कि फ्लैट होता है। यहाँ पर जो स्लोपिंग होती है वो काफ़ी जेंटल होती है, या फिर आप कह सकते हो ये एक तरीके का हिली लैंड भी होता है। ओके, अब एक बात ये आती है कि जब हम ग्रासलैंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ मार्क करी थी कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते, राइट। सो सेम एज दैट यहाँ पर भी यही होगा कि जो प्रेरीज है हमारे, चाहे वो जो प्रेरीज है हमारे नॉर्थ अमेरिका के हैं तो वो भी ग्रासलैंड ही, सो वो क्या होंगे, ट्रीलेस होंगे। लेकिन जहाँ पर लो लाइंग प्लेन्स हो जाते हैं या फ्लैंकिंग रिवर वैलीज होती हैं वहाँ पर वुडलैंड्स आपको मिल सकते हैं, चांसेस होते हैं। ओके, The prairies are bound by the Rocky Mountains in the west and the Great Lakes in the east. इसकी जब लोकेशन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में रॉकी माउंटेन्स हैं इसके वेस्ट में और लेक्स हैं इनके ईस्ट में। ओके, यूएसए में ये जो एरिया है यहाँ पर, ये यूएसए में इसको ट्राइब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी इज़ अ रिवर जो कि वहाँ पर फ्लो होती है, सो उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, और कनाडा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर एक और रिवर होती है सास्केचुआन, जिसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इस एरिया को ड्रेन करती हैं। ओके, द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड द रेड इंडियंस। एक्चुअली में क्या था, दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जब ब्रिटिश कॉलोनाइज होने के पहले की बात हो रही है। सो जो ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज है वो एक्चुअली में क्या है, नेटिव अमेरिकन्स का जो है होम है। ओके, जिनको हम पहले रेड इंडियंस भी कहा जाता है, एंड दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। द प्रेरीज वर होम ऑफ द अदर ट्राइब्स लाइक अपाचे, क्रो, क्री एंड पॉनी। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया कि इसके जो भी ट्राइब्स हैं उनके नाम आपको बता दिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया है। अब हम बात करते हैं प्रेरीज के लोकेशन की। तो जब आप देखेंगे इसको, नॉर्थ अमेरिका के इस मैप को आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, पर आता है आपका कनाडा। ओके, दिस इज योर यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो हाईलाइटेड रीजन आपको दिख रहा है ये है आपका प्रेरीज। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, दो कंट्री सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास यहाँ पर प्रेरीज हैं। ओके, सेकेंड थिंग जो मैंने आपसे कही थी कि जो माउंटेन्स का रीजन आप इस तरफ यहाँ पे आपको वेस्ट साइड में माउंटेन्स मिलते हैं। सो जो रॉकी माउंटेन चेन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, रॉकीज माउंटेन है ये, एंड यहाँ पर लेक सिस्टम है। ओके, सो ये हमने इसकी लोकेशन की बात करी है, जिसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सी दो कंट्रीज़ की बात हो रही है, कनाडा और यूएसए की, जो कि अपने आप में वर्ल्ड की काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। चलिए अब इनके क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो द क्लाइमेट इज़ ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर जो वार्म टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेट रीजन्स हैं तो वहाँ पर जो वार्म टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि अगर आप बात करें विंटर्स की, तो विंटर्स में टेम्परेचर जाता है -20 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। सो वैसे भी हम जानते हैं कि जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा हीट तो होती नहीं है, सो उसके कारण जो उनका मैक्सिमम टेम्परेचर भी समर्स के सीज़न में जा रहा होगा वो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री, और यहाँ पर विंटर सीजन में जो जाता है वो -20 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। एक लोकेशन के बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ पे विनिपेग नाम की एक लोकेशन है जो कि कनाडा में है, वहाँ पर इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। ओके, एनुअल रेनफॉल जो है इस रीजन का वो काफ़ी मॉडरेट है, एंड इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। अब देखिए, हमने ग्रास लैंड्स के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जनरली ग्रास लैंड्स जो होते हैं वो उसी
रीजन में ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाते हैं जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी मॉडरेट हो। ओके, सो इनकी जो ग्रासेस की जो ग्रोथ होनी चाहिए उसके लिए आइडियल कंडीशन है कि रेनफॉल जो है वो मॉडरेट है। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड कॉल्ड चिनूक, इसको प्लीज़ ध्यान रखें दैट चिनूक विंड ब्लोज हियर। चिनूक विंड जो है वो आपका यूएसए कनाडा वाले रीजन में फ्लो होती है। अगर कोई कॉन्टिनेंट वाइज पूछे तो कॉन्टिनेंट भी याद रखना है आपको, नॉर्थ अमेरिका। ओके, क्यों होती है ये फ्लो? बिकॉज क्या यहाँ पे नॉर्थ साउथ बैरियर नहीं आता, राइट? कोई भी यहाँ पे बैरियर नहीं आ रहा है। जो माउंटेन रेंज है रॉकीज की, वो आपके किस तरफ सिचुएटेड है? वेस्ट साइड में। सो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर एक लोकल विंड फ्लो होती है जो कि चिनूक कहलाती है, जिसका नाम है चिनूक। अब लोकल विंड के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ दैट लोकल विंड्स वो होती हैं जो किसी स्पेसिफिक या किसी एक ही एरिया के लिमिटेड रीजन तक ही सीमित रहती है, राइट? सो उसके अलावा वो कहीं बाहर अपना इफेक्ट शो नहीं करती। सो जो लोकल विंड होती है यहाँ की, उसका नाम है चिनूक। अब बात करते हैं हम इस रीजन के फ्लोरा एंड फौना के बारे में। सो प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, जैसा कि हमने कहा कि प्रेरीज जो होते हैं वो ट्रीलेस होते हैं। एंड वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्रीज सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो। ठीक है, कुछ रीजन्स ऐसे होते जैसे कि हमने कहा कि प्रेरीज में ट्रीलेस होते हैं, बिल्कुल भी किसी भी तरीके के वहाँ पे आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलते। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो उसकी जो स्पीशीज है या जो वेराइटी हम कहें, उसमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको? विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स, राइट? प्लेसेस दैट रिसीव द रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर द फार्मिंग एज द सॉइल इज फर्टाइल। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है, सो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में भी कुछ पैटर्न चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हुआ क्या कि हमने ये कहा है कि जहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है, वहाँ की सॉइल जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है, तो वहाँ पे फार्मिंग की जा सकती है। ठीक है, इस एरिया की अगर मेजर क्रॉप की बात करें तो मेजर क्रॉप क्या है? मेज़ है। इसके अलावा यहाँ पे पोटैटोज भी होते हैं, सोयाबीन भी होता है, कॉटन भी होता है, एंड अल्फा इज ऑल्सो ग्रोन हियर। ओके, आफ्टर इट लार्ज कैटल फार्म्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जिनको रेंचेस कहा जाता है। अब देखिए, ग्रासलैंड्स की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ग्रासेस होती हैं वहाँ के रीजन्स की, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं। न्यूट्रिशियस होने के कारण वहाँ पर जो कैटल रेयरिंग है, कैटल फार्मिंग है, वो बहुत अच्छे से की जा सकती है, और उसके थ्रू कह सकते हैं कि ट्रेड भी काफ़ी अच्छे तरीके से करके आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बना सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है ये, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है कि ये रीजन्स जो है यहाँ पर कैटल फार्मिंग, कैटल रियरिंग, डेयरी बिजनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कैटल फार्म्स बनते हैं जिनको नाम दिया गया है रैंचेस का, एंड रैंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टडी मैन्स कॉल्ड काउबॉयज, यानी कि जो वहाँ के आप कह सकते हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके लुकिंग आफ्टर के लिए जिसको भी रखा जाता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है काउबॉयज का। ओके, बाइसन और द अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। तो अगर कोई भी सिंपल सा सवाल है कि भाई इस रीजन के जो स्पेसिफिक या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बाइसन्स होंगे और अमेरिकन बफेलो भी होंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर डेयरी बिजनेस और कैटल फार्मिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। ओके, उसके अलावा अदर एनिमल्स जो इस रीजन में आपको देखने को मिल रहे हैं, रैबिट्स मिल रहे हैं, गोयट्स मिल रहे हैं, गोफर्स मिल रहे हैं, एंड प्रेरी डॉग इस रीजन के, क्योंकि यहाँ पे वो है इसलिए इनका नाम दिया गया है प्रेरी डॉग्स। ठीक है, तो ये बात हो रही है इनके फ्लोरा एंड फौना के बारे में। अब बात करते हैं इस रीजन के पीपल्स के बारे में। सो यहाँ पे पीपल्स की जो लाइफस्टाइल है, उनका जो भी डिपेंडेंसी है ऑन अदर बिजनेसेस, वो किस तरीके से देखी गई है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। सो देखिए, अब हमने जैसे कि इसकी लोकेशन देखी और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बताई कि यूएसए और कनाडा, ये दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं, ये वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में से आती हैं, और इन दोनों ही कंट्रीज़ की लोकेशन इसके आस मतलब प्रेरीज से सराउंडेड, राइट? सो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए हैं, इन लोगों ने, यूएसए और कनाडा दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का टू द मैक्स यूटिलाइजेशन करने की पूरी कोशिश की है, राइट? उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स लेके आए हैं, नए नए उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, नई नई मेथड्स डेवलप करी हैं ताकि वो कल्टिवेशन कर सकें। कल्टिवेशन के साथ साथ उन्होंने ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और कंबाइंस ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए
अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दी है, और उसी का एक कारण है कि यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है वो एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। ओके, उसके बाद प्रेरीज के बारे में एक बात और कही जाती है, दैट प्रेरीज आर कॉल्ड द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, वीट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूज सरप्लस होता है, सरप्लस प्रोडक्शन के कारण ही इसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। आफ्टर इट मैंने आपको बताया था डेयरी फार्मिंग जो है बहुत ही मेजर इंडस्ट्री है इस रीजन की। यहाँ का जो डेयरी बेल्ट है वो एक्चुअली में ग्रेट लेक से लेकर के अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट तक एक्सटेंड करता है। काफ़ी बड़ा रीजन है जहाँ पर कि पूरी डेयरी फार्मिंग और इन सारे बिजनेस होते हैं। Dairy farming and extensive agriculture both promotes the setting up of food processing industries। अब क्योंकि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग हो रही है और दूसरा एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा है, तो इसके कारण जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्लरिश कर पाती हैं, राइट। सो इस रीजन की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो है डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड माना गया है। इसके साथ साथ क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते गए हैं ताकि वो अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका जितना बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें वो करें, उसके कारण यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हुई है। आफ्टर इट यहाँ पे थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में बात करते हैं कि इस रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोल और आयरन तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोडवेज, रेलवेज और कैनाल्स का भी बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। एंड इन दिस इस रीजन इसी के कारण यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज जो कि डेवलप हुई हैं। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ट्रांसपोर्ट। अगर किसी इंडस्ट्री के सराउंडिंग में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ही नहीं है तो वो इंडस्ट्री उतना जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी, और आप कह सकते हैं कि उस इंडस्ट्री का स्टैब्लिश होना कहीं ना कहीं फेलियर है। लेकिन जब वहाँ पर उसके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सराउंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप्ड हो कि उसको पूरा सपोर्ट मिले अपने ट्रेडिंग्स के लिए, अपने अलग अलग कह सकते हैं आप मर्चेंडाइज के लिए, तो उसके कारण जो प्रॉफिट गेनिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। सो आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है रोड्स का, रेलवेज़ का और भी बहुत सी चीज़ों का, या ऑल ओवर कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि यूएसए और कनाडा जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट की जाती हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द प्रेरीज। अब हम बात करेंगे फेल्ड्स के बारे में। और ये जो रीजन है ये आपका साउथ अफ्रीका का ग्रासलैंड कहलाता है, जिसको हम फेल्ड का नाम देते हैं। इट इज बाउंड बाय द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट, टू इट्स वेस्ट लाइज द कालाहरी डेजर्ट। ओके, इसकी लोकेशन की अभी हम जब बात करते हैं, एक सेकेंड आई शो यू द डायग्राम। ये देखिए, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर नीचे ये सिचुएटेड है, ठीक है। इसके जैसा कि मैंने कहा आपसे, ईस्ट में यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स हैं और वेस्ट में यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट देखने को मिला है। यहाँ पे वेस्ट में आपका कालाहारी डेजर्ट आ जाएगा और ईस्टर्न साइड पर आपके माउंटेन्स हैं, राइट। इसके बाद जो ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो होती हैं वो इस रीजन को ड्रेन करने का काम करती हैं। दो रिवर्स हैं, ऑरेंज एंड लिम्पोपो, जो कि इस रीजन, उसके अलावा उनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो इस रीजन को ड्रेन करने का काम कर रही हैं। The Felt name was given by the Dutch settlers before South Africa was colonized by the British। साउथ अफ्रीका में जब यहाँ पे यही बात की गई है कि जो नाम दिया गया है बेसिकली ये डच सेटलर्स ने दिया था। इसके जब सबसे स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका में डचेस जो थे वो आकर के सेटल डाउन हुए थे। आफ्टर इट जब वो ब्रिटिश कॉलोनाइज हुआ उसके भी काफ़ी समय पहले। ओके, सो अब बात करते हैं इस रीजन के क्लाइमेट की। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी माइल्ड क्लाइमेट है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। आपने इसकी लोकेशन अगर ध्यान से देखी है, और आप जानते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरफ आ जाता है आपका अटलांटिक ओशन और यहाँ पर है आपका इंडियन ओशन। सो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन यहाँ का जो क्लाइमेट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, इस रीजन का पर्टिकुलरली, वो काफ़ी माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिला है, राइट। द विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई एंड द टेम्परेचर्स वेरी बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो विंटर सीजन होता है काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी ड्राई होता है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये वेरी करता है।
और अगर मंथ वाइज मैं बात करूँ, सो जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ इन ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। इस एरिया का जो रेनफॉल है वो बेसिकली समर मंथ्स में होता है। यहाँ पर जो समर सीजन होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ का जो समर सीजन होता है वो होता है नवंबर टू फरवरी। अब ये सवाल उठता है कि ये ऑपोजिट क्यों हो रहा है? ऑपोजिट इसलिए हो रहा है क्योंकि अफ्रीका का जो ये हिस्सा है ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और हम ये जानते हैं कि हाफ ऑफ द ईयर जो हमारे यहाँ का नदर्न हेमिस्फीयर का विंटर सीजन जब होता है, तब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर सीजन होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें कि लोकेशन क्या है, कॉन्टिनेंट कौन सा है, और सीजन में जो टाइमिंग्स है उनके वेरिएशन होने का रीज़न भी यही होगा, राइट। सो अभी हम बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड कॉन्टिनेंट के जोन की, और क्योंकि यहाँ पे समर मंथ्स की बात करना है तो ये होगा नवंबर टू फरवरी, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करेंट्स दैट वॉश द शोर्स ऑफ द फील्ड। सो यहाँ पर क्या होता है, जो रेनफॉल होता है पूरा का पूरा, वो जनरली वार्म ओशन करेंट्स की वजह से ही हमको देखने को मिलता है। हम जानते हैं ओशन करेंट्स क्या होते हैं, जो स्ट्रीम्स ओशंस में फ्लो करती हैं, वो दो टाइप की होती हैं, वार्म होती हैं और कोल्ड करेंट्स होती हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रेनफॉल हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या बताया गया है कि जो वार्म ओशन करेंट्स हैं जो इस रीजन के शोर्स को इफेक्ट करती हैं, उसी के कारण यहाँ पर रेनफॉल होती है, राइट। फ्लोरा एंड फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेजिटेशन कवर काफ़ी स्पार्स है, ओके, एंड द ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप। काफ़ी सारे रीजन में आपको ग्रासेस देखने को ही मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, रेड ग्रास भी ग्रो करती है, और इन द हाई फील्ड्स अकेशिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग। ये अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज है, आप कह सकते हैं वैरायटी के नाम दिए गए हैं। सो दिस वाज द रेड ग्रास, उसके बाद अकेशिया एंड मरूला, ओके। द एनिमल्स ऑफ द फेल्ट आर प्राइमरीली लायंस, लेपर्ड्स एंड चीता एंड कुडू। यहाँ पे जो एनिमल्स के बारे में बताया गया, इट इज़ नॉट, आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप तो नहीं है, बट हाँ क्योंकि यहाँ पे के ट्रीज़ वगैरह इतना होती नहीं है, तो किसी भी तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वुड कटिंग इंडस्ट्रीज़ या लुम्बरिंग इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, वो उतना यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ओके। अब बात करते हैं इस जोन के पीपल के बारे में। सो देखिए, ये जो एरिया है ये बेसिकली मैंने आपसे कहा कैटल रेयरिंग और माइनिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल्स है वो भी उतनी फर्टाइल नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग द बैरन सरफेस। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है उतना, और दूसरा होने के साथ ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ डिसकंटिन्यूटी में सिचुएटेड है। सो इसके कारण क्या होता है, बैरन सरफेस एक्सपोज है और जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर के एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स देखने को मिलती है हमको, मेस, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो, ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये यहाँ पर इन रीजन्स में देखी जाती हैं। इसके साथ साथ कैश क्रॉप्स की अगर बात करें तो टोबैको, शुगर केन और कॉटन जो है वो भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। फिर कैटल रेयरिंग की बात की गई है। कैटल रेयरिंग में शीप रेयरिंग, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। शीप का यूज़ जनरली जैसे आप कह सकते हैं वूल इंडस्ट्री जो है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि जब यहाँ पर हमने बात करी है, जब विंटर सीजन की हम भी बात कर रहे हैं, तो ये जो वूल इंडस्ट्री है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फ्लरिश कर पाती है ड्यू टू दिस शीप रेयरिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनी मोर। उसके अलावा कैटल आर रेयर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन्स एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, ये सारी जो हैं ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक सप्लाई या फिर आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पे मिनरल्स के काफ़ी रिच रिजर्व्स देखने को मिले हैं, जैसे आयरन है, स्टील इंडस्ट्रीज़ है काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। कोल और आयरन जो है उन रीजन्स में ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही हैं। इसके साथ साथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है गोल्ड के लिए और उसके साथ साथ डायमंड माइनिंग के लिए। तो यहाँ पर इन अफ्रीका इस पर्टिकुलर रीजन में अगर हम बात करें तो गोल्ड और डायमंड माइनिंग जो है वो भी एक काफ़ी मेजर ऑक्यूपेशन में काउंट किया जाता है। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये जान रहे थे कि हमारे जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जिनमें से हमने दो के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा प्रेरीज के बारे में जो कि सिचुएटेड है
नॉर्थ अमेरिका में, और फिर हमने जाना फेल्ट के बारे में जो कि सिचुएटेड है साउथ अफ्रीका में। सो इन दोनों ही रीजन्स की जो पहला तो डिफरेंस ये है कि क्योंकि प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, और यहाँ पर जो फेल्ट है ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका, या आप कह सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। सो उसके कारण इनके जो टेम्परेचर्स या आप कह सकते हैं सीजनल डिफरेंस होंगे वो तो होंगे, साथ ही साथ इनमें जो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हमने देखी हैं वो ये देखा है कि कैटल रियरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है दोनों ही रीजन्स में, दोनों ही में माइनिंग्स के भी चांसेस बहुत अच्छे पॉसिबल हैं, इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। फिर अंतर यहाँ पे ये आ जाता है कि यूएसए और कनाडा जैसे दो स्टेट्स जिनके बीच में, जिनके आसपास ये प्रेरीज वाला सेक्शन लोकेटेड है, वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने का काफ़ी वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जो है वो अब उन्होंने इन्वेंट कर ली है। लेकिन अभी भी अफ्रीका के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजीज अभी भी डेवलप हो रही हैं। सो समवेयर हम ये कह सकते हैं कि इन रीजन्स में जो बेसिक डिफरेंस आया है कि नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है वो एकदम से फ्लरिश कर गया है, और अभी भी साउथ अफ्रीका का ये जो रीजन है ये थोड़ा अपने ग्रोइंग स्टेज पर है, राइट। सो इसका एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हमको देखने को मिलता है। सो इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।